हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 26वीं टेस्ट सीरीज हल करने जा रहे हैं और 25 क्वेश्चन इस सीरीज में होंगे जैसे कि आपको लगातार मिल रही हैं। और आपको मैं बता दूं कि करीब 32 या 33 टेस्ट सीरीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि 26 ये हो गई हैं। अभी करीब 6-7 सीरीज आपको और प्रोवाइड करेंगे और 30 नवंबर तक ये सारा प्रोग्राम हमारा समाप्त हो जाएगा। यानी करंट अफेयर्स का जो भी सीरीज हैं सारी और जो भी टॉपिक हैं वो सब हम प्रयास करेंगे कि 30 नवंबर तक सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं और आपको 20 से 25 नवंबर तक का करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, ताकि अगर कितना भी आयोग पूछेगा तो मुझे लगता है कि 20 नवंबर से ऊपर तो नहीं जाएगा, वरना आप जो है 10-15 नवंबर तक मान के चलिए। लेकिन हम फिर भी 20 से 25 नवंबर तक का आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ा देंगे, ग्रुप में भी उपलब्ध करवा देंगे पीडीएफ आपको, तो वो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बस कुल मिलाकर के करंट का प्रश्न कोई गलत नहीं होना चाहिए, हमारा यही बस उद्देश्य है कि करंट जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपका गलत ना हो। ठीक है, बाकी परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई, समय बहुत कम बचा है। जो भी आपकी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, आपने टिक किया था, हम इनको बाद में रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, या छोटे मोटे आपने नोट्स बनाए हैं, कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, तो उनको आप लोग बीच बीच में रिवाइज करते चलें, पढ़ते चलें। ताकि कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे प्रश्न होते हैं लेकिन वो मतलब कि फैक्चुअल जानकारी के अभाव में गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों नॉलेज होने चाहिए, तभी जा करके हम कोई प्रश्न हल कर सकते हैं, कोई सवाल सही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लाते हैं स्क्रीन पर और आज का पहला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 का आकार कितना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये प्रश्न, भी एक बार पीसीएस में समीक्षा अधिकारी पूछा जा चुका है। तो जो कुल आकार है वो था आपका 5 लाख ये देखिए थोड़ा सा प्रश्न में यहाँ पर ये आंसर भी साथ में आ गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से था, मतलब सीधे सीधे आ गया, इसमें कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई है। तो पहला प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत करेगा, अगला वाला सही हो जाएगा। तो ये था आपका 5,50,270.78 करोड़ रुपया, मतलब इतना बड़ा आकार का बजट है। तो हम व्याख्या ही आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 5,50,270.78, पूरा एग्जैक्ट फिगर, पॉइंट के बाद भी याद रखिएगा, हो सकता है कि पॉइंट के बाद ही आपको जो है यहाँ पर चेंज मिल जाए, तो करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है और यह प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट भी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल पूरा डिजिटली एकदम से बजट पेश किया गया था और अब तक का ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में कोविड-19 की रोकथाम हेतु कितने करोड़ रुपए की टीकाकरण की योजना प्रस्तावित है। यानी कि कोविड-19 के लिए जो भी टीकाकरण अभियान चल रहा है, तो कितने रुपए के लिए मतलब कितने रुपए बजट में इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं। तो ये आपके यहाँ 50 करोड़ रुपया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। प्रदेश में कोविड-19 की रोकथाम एवं संक्रमण को रोकने हेतु युद्ध स्तर पर कार्रवाई की गई है, मतलब पूरा प्रयास किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि किसी भी तरीके से कोरोना पर काबू पाना है। क्वेश्चन नंबर 3, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। यहाँ पर ओलंपिक नहीं, पैरालंपिक की बात हो रही है। तो कितने पदक जीते हैं, 15, 17, देखिए 17 दो बार विकल्प हो गया, 18 होना चाहिए था, 15, 17, 18 और 19। तो यहाँ पर विकल्प आपका 19 सही है। तो भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण पदक हैं, 8 रजत पदक हैं और 6 आपके कांस्य पदक इसमें शामिल है। ठीक है, तो 8, 5, 13, 6, 19 हो गए हैं। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पदक तालिका में 24वें स्थान पर रखा गया है। अगर आपको पता है तो बताइएगा कि टोक्यो पैरालंपिक में, पैरालंपिक की बात कर रहे हैं, ओलंपिक की बात नहीं कर रहे हैं, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये भी आता है जानकारी कि भाई टोक्यो ओलंपिक में पहला स्थान किस देश का है और भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये भी आप बताइए कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 8 सितंबर। और आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 सितंबर।
तो व्यक्तियों, समुदायों और समाजों में साक्षरता के महत्व को उजागर करने के लिए दुनिया भर में प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इंडस इंड बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जीन पियरे बैंक या फिर इंडियन पेमेंट बैंक। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा बी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंग्लिश में शॉर्ट में कहेंगे ESFB, ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इक्विटास बैंक की स्थापना 2016 में हुई थी, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? चेन्नई में है। ठीक है, तो इस बैंक का मुख्यालय आपका चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 6। बुजुर्गों की बात देश के साथ नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? महिला बाल विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर आयुष मंत्रालय। ठीक है, तो बताएं भाई, बुजुर्गों की बात देश के साथ किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? और ये आपका है संस्कृति मंत्रालय। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने बुजुर्गों की बात देश के साथ नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य उन युवाओं और बुजुर्गों के बीच बातचीत बढ़ाना है जिनकी उम्र 95 साल व उससे अधिक है, और इस तरह उन्होंने आज़ादी से पहले भारत में लगभग 18 साल बिताए हैं। तो ये जो है एक कार्यक्रम चलाया गया है बुजुर्गों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। बैंक टू द स्ट्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तमन्ना भाटिया, करीना कपूर, ट्विंकल खन्ना या फिर अनुष्का शर्मा? और सही इसका आंसर है ये तमन्ना भाटिया। तो ये अभिनेता तमन्ना भाटिया, इन्होंने अपनी पुस्तक बैंक टू द स्ट्रेस का विमोचन किया है। इन्होंने सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कौटिन्हो के साथ पुस्तक का सह लेखन किया है। तो इन्होंने जो है मिलकर के इस पुस्तक को लिखा है, तमन्ना भाटिया और ल्यूक कौटिन्हो ने। क्वेश्चन नंबर 8। 2021 में G20 की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? इंडोनेशिया, जापान, इटली या फिर थाईलैंड? सही आंसर आपका इटली यहाँ पर है। तो 2021 में G20 देशों की अध्यक्षता इटली द्वारा की जाएगी। वहीं 2022 की G20 की बैठक इंडोनेशिया के बाली में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो 2021 ये जो है वो इटली में और 2022 आपके इंडोनेशिया के बाली में। क्वेश्चन नंबर 9। कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे हवा से बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? फिनलैंड, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड या फिर नीदरलैंड? और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आइसलैंड। तो 8 सितंबर 2021 को आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किया गया, और इस संयंत्र का नाम है ओरका। क्या नाम है? ओरका। तो ये क्या करेगा कि ये जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको बाहर निकाल देगा, यानी कि आपको जो शुद्ध वायु है, शुद्ध हवा है, वो आपको मिलेगी इस संयंत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में देश के किस शहर में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर नई दिल्ली? और इसका सही आंसर अहमदाबाद है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद, गुजरात में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? अहमदाबाद में किया है। क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य ने हाल ही में मेडिसिन और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की पहल शुरू की है? यानी कि ड्रोन के माध्यम से जो भी दवाइयां हैं, टीके वगैरह, ये सब पहुंचाए जाएंगे। लखनऊ, तेलंगाना, दिल्ली या फिर केरल? और ये आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा तेलंगाना। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम से एक पहल शुरू की है। इसके तहत ड्रोन का उपयोग करके
दवाओं और टीकों की डिलीवरी की जाएगी, यानी कि ड्रोन के माध्यम से घर में ये पहुंचाई जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पहले उपग्रह और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को क्या नाम दिया गया है? आईएनएस ध्रुव, आईएनएस तेज, आईएनएस पार्वती या फिर आईएनएस एकलव्य। और ये मिसाइल और उपग्रह को ट्रैक करेगा कि कहाँ पर जा रहे हैं, और इसका नाम है आईएनएस ध्रुव। तो ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, इसका नाम आईएनएस ध्रुव है। इसे 10 सितंबर 2021 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया, यानी कि वहाँ पर इसको उतारा गया है, और मतलब ये वहाँ से अपना काम प्रारंभ कर देगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? बताएं भाई, कहाँ पर रखी है? अलीगढ़, गोरखपुर, लखनऊ या फिर आगरा। यूपी के चारों जिले हैं, बताएं कहाँ पर रखी गई है? आंसर आपका अलीगढ़ हो जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। और क्वेश्चन नंबर 14, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? शशि थरूर, नितिन गडकरी, सुब्रमण्यम स्वामी या फिर जयराम रमेश। और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी। तो भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद नामक अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है। इसमें बताया गया है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उचित प्रतिबंधों व मानवीयता के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाए। तो ये इनका जो है इस पर इनकी आधारित है पुस्तक, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 18 सितंबर। और आंसर इसका आपका हो जाएगा 15 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। और 2021 की थीम थी भविष्य के संकटों की स्थिति में लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करना, ये इसकी थीम थी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, आतंकवाद का कंधार प्रकरण चर्चा का विषय रहा है, यह किस वर्ष घटित हुआ था? कंधार प्रकरण बताइए कब घटित हुआ था? 1998, 1999, 2001 या फिर 2002। और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1999। तो भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म सितंबर में प्रकाशित हुई। इसमें कहा गया कि 1999 में अफगानिस्तान के कंधार में अगवा कर लिए गए इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों के बदले में आतंकवादियों की रिहाई आधुनिक इतिहास में आतंकवाद के सामने सबसे बुरा आत्मसमर्पण था। कहने का मतलब इनका ये है कि जो कंधार प्रकरण वो था कि मतलब 1999 में एक भारत के पूरे जहाज को हाईजैक कर लिया था आतंकवादियों के द्वारा, ठीक है। और उसके बदले में कुछ जो है आतंकवादी थे जो कि भारत की जेलों में बंद थे। तो आतंकवादियों ने कहा था कि अगर आप हमारे आतंकवादियों को छोड़ेंगे तभी आपका हम ये जहाज और इसमें जो जहाज में लोग थे उसको वापस करेंगे। तो अब चूंकि भारत के सामने मजबूरी थी, क्या करते भाई, अपने लोग थे, अपने देश के लोग थे, नागरिक थे। तो उसके बदले में, उन लोगों के बदले में जो भारत की जेलों में बंद आतंकवादी थे उनको रिहा करना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था। तो यही उन्होंने कहा है स्वामी जी ने कि जो है ये आतंकवाद के सामने सबसे बुरा आत्मसमर्पण था। मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, क्योंकि हमारे देश के लोग थे, उनकी जान को हम खतरे में, संकट में तो नहीं डाल सकते थे। अब जो भी है, अब इसमें अपने अपने विचार लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, क्या अच्छा था क्या बुरा था, लेकिन अगर मानवीयता की दृष्टि से देखा जाए तो फिर उनको बचाना ठीक भी था। चलो खैर। क्वेश्चन नंबर 17, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, काफ़ी लंबी पुस्तक का नाम है, के लेखक कौन है? नवीन चावला, अचल कुमार, एस वाई कुरैशी या फिर नसीम जैदी। आंसर यहाँ पर है, सही है, एस वाई कुरैशी। और इनका जो पूरा नाम था पता है क्या है? शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, ये इनका नाम पूरा था। और ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं
ने द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना की है। इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। डीआरडीओ द्वारा भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित 9mm मशीन पिस्तौल लॉन्च की गई है। इसका नाम क्या है? निर्वाण, तनिष्क, अश्मि या फिर भीम। और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अश्मि। तो डीआरडीओ व भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से 9mm मशीन पिस्टल विकसित की है, जिसे अश्मि नाम दिया गया है और इसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान। इसका पूरा नाम है, मतलब अर्थ है इसका अश्मि का गर्व, आत्मसम्मान। क्वेश्चन नंबर 19। सक्षम नामक महीने भर चलने वाले बड़े जन जागरूकता अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय या फिर इस्पात मंत्रालय। और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। व्याख्या देख लेते हैं। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान शुरू किया है। यह एक माह का बड़ा जन जागरूकता अभियान था, यानी कि पूरे महीने भर चला है ये सक्षम अभियान। क्वेश्चन नंबर 20। 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? नजहत ससीम खान, फिलिपो ग्रांडी, कैटरीना बिथ या फिर अमन तो। ठीक है, तो ये बताइए भाई कौन है मानवाधिकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन हैं? और ये आपके नजहत ससीम खान हैं। तो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में फिजी के स्थायी प्रतिनिधि नजहत ससीम खान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 2021 का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय वायुसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किया है? ये युद्धाभ्यास है, नाम इसका है एक्स डेजर्ट नाइट 21। जापान के साथ, रूस, फ्रांस या फिर सिंगापुर के साथ। और आंसर आपका सही हो जाएगा फ्रांस। तो 5 दिवसीय भारत फ्रांस द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का 2021 जो है वो 20 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुआ था और 24 जनवरी तक ही चला था, यानी 20 से लेकर 24 तक, यानी 5 दिन चला था, 5 दिवसीय था। नाम था इसका एक्स डेजर्ट नाइट 2021। किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में संपन्न हुआ था। हालांकि ये जो प्रमुख नौसैन्य अभ्यास है ना, इससे संबंधित एक पूरा वीडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे कि किन किन देशों के मध्य हुआ है, कहाँ पर हुआ है, अभ्यास का नाम क्या है, कितने दिन तक चला था, किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, ये पूरी जानकारी आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22। जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 46, 47, 48 या फिर 50। और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 46। तो जो बाइडेन के रूप में प्रसिद्ध जोसेफ रॉबनेट बिडेन जूनियर, ये इनका पूरा नाम है। जो बाइडेन जो आप पढ़ते हैं, जोसेफ रॉबनेट बिडेन जूनियर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, यानी 46वें क्रम के बने हैं ये। कमला हैरिस ने अमेरिका के किस नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ठीक है, ये कमला हैरिस है ना, ये जो है आपकी ये भारतीय मतलब मूल से संबंधित हैं। तो ये अभी फिलहाल में ही अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी हैं। तो ये किस क्रम की हैं? 49वीं, 46वीं, 42वीं या 47वीं। और सही आंसर आपका यहाँ पर है 49। तो कमला हैरिस ने अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अमेरिका के इतिहास में इस पद को संभालने वाली वह पहली महिला बन गई है। खास बात ये भी, यानी कि अभी तक अमेरिका में कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी थी। तो कमला हैरिस ये पहली ऐसी महिला है जो कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पद पर शोभायमान हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारत के सबसे लंबे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? लद्दाख, मेघालय, सिक्किम या फिर मिजोरम। और सही आंसर आपका यहाँ पर मेघालय है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोबर में भारत के सबसे लंबे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आंसर देने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए।
भारत के पहले ऐसे राज्य का नाम बताइए जिसमें 2 एक्सप्रेस वे हवाई पट्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसमें 2 एक्सप्रेस वे हवाई पट्टी है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? बताएं। 10 सेकंड का आपको समय देते हैं और फटाक से आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए कि किसमें आपका विकल्प चाहिए, कौन सा, ए बी सी डी कौन सा विकल्प चाहिए। जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट सबका हो जाना चाहिए। 5 सेकंड के अंदर सब लोग कमेंट कर दें। और इसका सही जो आंसर होगा वो आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो हाल ही में बनकर के तैयार हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कुरीभार के पास एक 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इससे पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर भी एक हवाई पट्टी बनी है। इस प्रकार यूपी में 2 हवाई पट्टी बन गई हैं और ये पहला राज्य बन गया। ठीक है, एक जो है आपका, जिसको कहते हैं ना कि आगरा लखनऊ, मतलब जो यमुना एक्सप्रेस वे है उस पर है ये। ठीक है, और दूसरा आपका कहाँ पर है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। ठीक है, तो इस पर जो है दूसरी हवाई पट्टी बन गई है। तो ये इस तरह से ये भारत का पहला राज्य हो गया जहाँ पर एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टी है। तो ये थी दोस्तों आज से आपकी सीरीज, कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर कुछ, हालांकि मैं तो पूरा प्रयास कर ही रहा हूँ कि सब कुछ आपको पढ़ा दूँ करंट का, फिर भी अगर कुछ आपको छूट रहा हो, आपको लगता है सर ये छूट रहा है, ये होना चाहिए था, ये पढ़ाया जाना चाहिए था, तो कमेंट करिए तुरंत, उसको हम वीडियो बना करके आपको पढ़ाएंगे। और मतलब बस आपका करंट का कोई प्रश्न गलत ना हो, हमारा बस यही उद्देश्य है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।